हाँ तो नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में क्लास 11वीं हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा पहला क्लास होगा और आप लोग का भी ये पहला ही क्लास है। तो अभी आप लोग क्लास 10वीं से 11वीं में आए हो और आप लोग मैथ्स चूज किए हो। मैथ्स चुनने का कुछ तो होगा ही आपका मकसद कि हमारा मैथ्स ठीक है या आगे चल कर के हमें इंजीनियर बनना है, ठीक है, या आपको एयरफोर्स, नेवी, मतलब ऐसे जॉब आपको करना होगा, तभी आप लोग मैथ्स चूज किए हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग सेट के बारे में जानेंगे। ये हमारा क्लास 11वीं का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है सेट, हिंदी में समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, तो समुच्चय हमारा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। समुच्चय के बारे में समझेंगे कि आखिर समुच्चय होता क्या है। ठीक है, उसके बाद इसका यूज कहाँ कहाँ है। ठीक है, इन सभी बातों को पढ़ेंगे हम लोग। और साथ में आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं, यदि आप लोग का ये सेट यानी समुच्चय अच्छा नहीं रहेगा भाई, अच्छे से नहीं पढ़ोगे, तो क्लास 12वीं में जब जाओगे तो वहाँ पर इसका बहुत ही योगदान होगा सेट का। वहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है, पहला चैप्टर संबंध और फलन। ऐसे हमारा क्लास 11वीं में भी चैप्टर 2 में पढ़ना है संबंध और फलन, बट यहाँ पर बेसिक है। 12th में हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है, तो इसका बहुत ही उपयोग होता है। साथ में हमें प्रोबेबिलिटी जो कि 11th में भी पढ़ना है, 12 में भी पढ़ना है, वहाँ पर भी सेट का बहुत ही हमें महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। ठीक है, तो हम लोग सेट को अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सेट थोड़ा सा समुच्चय हमें सर समझ में नहीं आता है, थोड़ा हमको कठिन लगता है। एक बात बताते हैं आपसे, समुच्चय इतना आसान है कि पूरे 11th क्लास में सबसे कोई इजी चैप्टर कोई पूछे तो हम कहेंगे कि समुच्चय है, और आप भी कहोगे, लेकिन आज नहीं कहोगे। कम से कम सेट खत्म नहीं हो जाएगा, समुच्चय खत्म नहीं हो जाएगा, पूरा कंप्लीट पढ़ नहीं लोगे तब तक आप लोग कठिन लगेगा। लेकिन जैसे कंप्लीट होता है और एक बार रिवीजन करोगे तो लगेगा कि सर ये बहुत ही आसान है, आप एक दिन खुद कहोगे। ठीक है, तो चलिए अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। 11th में आए हो, मेहनत करना है और हम पूरा कंप्लीट कोर्स कराएंगे। जितना भी हमारा चैप्टर है ना, पूरा होल चैप्टर हम यूट्यूब पर आपको पढ़ाने वाले हैं। आपको डेली अपना प्लेलिस्ट जा करके देखते रहना है, वहाँ पर क्लास करते रहना है। ठीक है, नोट्स आपको चाहिए तो नोट्स भी मिल जाएगा, मैं आपको इसके बारे में लास्ट में बात कर लूँगा। ठीक है, चलिए भाई आइए। तो पहला चैप्टर का नाम हुआ समुच्चय, इंग्लिश में सेट कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समुच्चय का परिभाषा, समुच्चय कहते किसको है, हम किन किन चीज़ों को समुच्चय कहेंगे, सेट कहेंगे। जैसे आप लोग जाते हो ना मार्केट में, तो चप्पल खरीदते हो, शर्ट खरीदते हो, ऐसा खरीदते हो ना आप लोग, पेन खरीदते हो, बुक खरीदते हो, तो लोग बोलते हैं कि कितना सेट लिए हो। जैसे नहीं, गांव के लड़का लोग ऐसे कहता है, कोई मार्केट में गया या घर के मम्मी पापा, अब नए ज़माने में नहीं लोग कहते हैं, अब तो एडवांस सब लोग हो गए। पहले के ज़माने में हम लोग सुनते थे 2 सेट कपड़ा खरीद लेना, 2 सेट जीन्स ले लेना, ऐसा बोलते थे ना पहले। हो सकता है आप लोग सुने होंगे, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि एडवांस दुनिया हो गई है तो ऐसा बात सुनने को मिल नहीं रहा होगा। ठीक है, तो सेट का मतलब क्या है, आइए समझाते हैं। पहले परिभाषा समझिए। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इस परिभाषा से आप लोग को कुछ भी मालूम नहीं चल रहा होगा, लेकिन यदि इसके बारे में डिटेल में थोड़ा बातें बता देंगे तो सुपरिभाषित क्या होता है आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हूँ तो आप लोग इंग्लिश से घबराइएगा मत। ठीक है, अब आप 11th में आए हो भाई, तो थोड़ा इंग्लिश भी जानना जरूरी है। तो मैंने क्या किया कि जो छोटा छोटा जो वर्ड है ना, आपको यहाँ से बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आगे चल करके आपको मैथ्स पढ़ना होगा बीएससी में, तो वहाँ पर थोड़ा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड, ये जो वेल डिफाइंड है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से हम लोग समझ जाएंगे क्या कौन सेट है और कौन सेट नहीं है। वेल डिफाइंड मतलब किसी भी चीज को आप डिफाइंड कर रहे हो। वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का हिंदी होता है सुपरिभाषित, मतलब परिभाषित नहीं, सुपरिभाषित। इसका मतलब है कि यदि मैं बोलूं कि 2 और 2 4 होता है, तो क्या मैं आपसे पूछूं
कि मैं गलत बोला हूं चाहे सही बोला हूं? तो आप कहोगे सर 2 2 4 होता है, बिल्कुल सही है। अपने मित्र से जाकर पूछोगे कि 2 और 2 कितना होता है, वो भी बोलेगा कि 4 ही होता है। आप इस धरती पर जो भी लोग हैं उनसे जाकर पूछिए कि सर बोले थे कि 2 और 2 4 होता है, सही है? तो सब लोग बोलेगा सही है। तो 2 और 2 4 एक सुपरिभाषित वेल डिफाइंड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समुच्चय कह सकते हैं। अब हमने बोला कि सूर्य पूरब से उगता है, सूर्य पूरब से उगते हैं, उगता नहीं बोल सकते, वो हमारे भगवान हैं, ठीक है, सॉरी इसके लिए। सूर्य पूरब से उगते हैं, हम बोल दिए आपसे। अब आप भी किसी से कहोगे कि सूर्य पूरब से उगते हैं, बिल्कुल सही बात है। अपने मित्र से पूछोगे, वो भी बोलेगा कि भाई सूर्य पूरब से ही उगते हैं। पापा से पूछ लो, मम्मी से पूछ लो, किसी भी पर्सन से पूछ लो, वो बोलेगा कि सूर्य पूरब से ही उगते हैं। यानी ये सार्वत्रिक समुच्चय, क्या बोलते हैं, हर जगह, जिसको हम ऐसा बोल सकते हैं, सभी जगह, मतलब इस धरती पर किसी भी लोग से पूछेंगे तो वो ऐसा ही बोलेगा कि सूर्य पूरब से ही उगते हैं। मतलब ये हमारा सुपरिभाषित हो रहा है, वेल डिफाइंड हो रहा है, सबकी बातें सत्य हो रही है, तो उसको हम लोग समुच्चय कह सकते हैं। अब हम बोलेंगे कि हमारा फेवरेट भगवान, मतलब मेरा पसंदीदा भगवान है भगवान श्री कृष्ण, तो ये समुच्चय है। ये जो मेरा कथन है कि मेरा फेवरेट यानी सबसे पसंदीदा भगवान श्री कृष्ण भगवान है, तो क्या ये सेट है? नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो, मतलब आप जिस भगवान को मानते होंगे, हो सकता है आप भगवान श्री राम को मानते होंगे, कोई भगवान श्री हनुमान जी को मानते होंगे, तो सबका होता है ना कि कोई अल्लाह को मानता होगा भगवान, तो सबका अलग अलग ये बातें हो रही है, इसको हम लोग वेल डिफाइंड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये फिर सेट हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब सभी लोग जो बोले, अपना कथन दे, एक सत्य हो, एक जैसा हो, उसको सत्य बोल देंगे, यानी सेट बोल देंगे, सीधा बात। मैं बोलूं यदि आप लोगों से कि पूर्ण संख्या का एक पूर्ण संख्या समुच्चय है। अब पूर्ण संख्या कहोगे सर पूर्ण संख्या क्या होता है? भाई 10th में पढ़े थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। या बोल दूं कि प्रकृत संख्या एक समुच्चय है, तो कहोगे सर प्रकृत संख्या, यदि आपसे पूछेंगे तो आप भी बोलोगे कि गिनती की सभी संख्याओं को प्रकृत संख्या बोलते हैं। अपने दोस्त से भी पूछोगे तो भी बोलेगा यही बात, या किसी भी और टीचर से पूछेंगे तो यही बात बोलने वाला है। यानी इसको हम लोग वेल डिफाइंड कर पा रहे हैं। तो हम यदि वेल डिफाइंड कर पा रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समुच्चय बोलेंगे। समझ गए? अब किसको समुच्चय कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे, अब तो आप लोग को कुछ समझ में आया होगा। तो हम लोग का प्रश्नावली 1.1 में बहुत सारे क्वेश्चन है, वहां पर हम लोग जब करेंगे क्वेश्चन ना, अपने आप डाउट कंप्लीट हो जाता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो बता दोगे ना। यहां पर देखिए, मैं एक एग्जाम्पल लिया हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला का स्वरों का समूह, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह कौन होता है भाई? AEIOU। अब आपसे पूछेंगे तो क्या ABCD बताओगे क्या? नहीं, यही 5 बताओगे, AEIOU होता है सर। आप किसी और से पूछोगे वो भी बोलेगा। यानी इसको हम लोग वेल डिफाइंड कर पा रहे हैं, सभी का बातें सत्य हो रही है और एक ही हो रही है, तो सेट यानी समुच्चय बोलेंगे। समझ गए? अब तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समुच्चय के बाद पता लग गया होगा कि किनको समुच्चय कहेंगे और किनको नहीं कहेंगे बच्चों। ठीक है, समझ गए? तो अब परिभाषा एक बार पढ़ लीजिए। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को, जिसको हम लोग सुपरिभाषित कर सकते हैं, उसको समुच्चय बोलेंगे। सुपरिभाषित का मतलब होता है कि सभी का बात सत्य होना चाहिए और एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समुच्चय क्या है, किसे कहते हैं, कैसे पहचानोगे, समझ गए होंगे। ठीक है, अब मानकर चलो ये मेरे पास पेन है, या मैं थोड़ा सा क्रिकेट का, IPL चल रहा है ना, थोड़ा क्रिकेट पर बात कर लेते हैं। मैंने बोला कि मेरा फेवरेट प्लेयर MS धोनी है। ठीक है, तो क्या आपका हो सकता है? नहीं हो सकता। आपका हो सकता है विराट कोहली होगा। तो MS, चाहे मैं ऐसा बोलूं कि भारत के सबसे बेस्ट बैट्समैन MS धोनी है, तो क्या सत्य है? नहीं है, यह समुच्चय नहीं है।
हम MS धोनी को सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन नहीं मान सकते हैं, ना इसको हम श्रेष्ठ सेट कह सकते हैं, ना यानी समुच्चय नहीं कह सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि आपको हो सकता है विराट कोहली अच्छा लगता होगा, किसी को शिखर धवन सबसे बेस्ट लगता होगा, किसी को अभिषेक शर्मा अच्छा लगता होगा, किसी को सूर्य कुमार यादव लगता होगा। तो सबका अलग अलग है कि नहीं है? तो सबका अलग अलग जब हो रहा है तो हम इसको हम सेट नहीं कर सकते, इसको समुच्चय नहीं कर सकते। सब लोग बोलता है ना कि क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर है, तो क्या यह समुच्चय है क्या? नहीं है भाई। आप कुछ और को मान रहे होंगे तो इसको हम लोग समुच्चय नहीं कर सकते। हाँ, यह है कि सचिन को मतलब एक पूरा वर्ल्ड में बता दिया गया है कि सचिन ही क्रिकेट का भगवान है। शायद वो किसी कौन सा बुक होता है, याद नहीं आ रहा, उस बुक में गिनीज ऐसा होता है कोई बुक, गिनीज बुक में उसका दर्ज है कि वो सबसे बेस्ट बैट्समैन है, क्रिकेट का भगवान है। तो ऐसा नहीं है, आप क्या सोच रहे हो? सबको मान करके ऐसा थोड़ी है कि सचिन जब गिनीज बुक में क्रिकेट का भगवान माना जा रहा था तो वहाँ पर आप गए थे अपना राय देने के, हाँ भाई यही है, इसी को दो। नहीं, तो इसको हम लोग नहीं कह सकते। या मैं बोलूँ कि आप क्या बोलते हैं, प्रेमानंद भगवान अभी चल रहे हैं पूरा वायरल, मैं बोलता हूँ कि प्रेमानंद सबसे सर्वश्रेष्ठ संत है, नहीं हो सकते। यह भी हम लोग इसको समुच्चय नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि हमको तो लग रहे हैं अच्छे, हमारे दोस्त को लग रहा है कि नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो इन सब चीज़ों को समुच्चय नहीं कहेंगे। ठीक है, 2 + 2 4 कहेंगे, बिल्कुल सबसे पूछोगे 2 + 2 4 ही होगा। सूर्य पूरब से उगते हैं, बिल्कुल सत्य है, समुच्चय कह सकते हो। ठीक है, चलिए अब मैं उम्मीद करता हूं कि समुच्चय आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा बातें हो गई समुच्चय पर, आप लोग भी अब थोड़ा बोरिंग फील कर रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास है तो पहला चैप्टर के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लो, अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका कुछ इंट्रोडक्शन है, ठीक है, समुच्चय के बारे में, इसको थोड़ा पढ़ते हैं। आइए, समुच्चय का प्रयोग गणित की सभी शाखाओं में होता है। मैंने बोला था ना कि हमारा ये संबंध और फलन में भी यूज होगा, प्रोबेबिलिटी में यानी प्रायिकता में भी होगा। सिर्फ यही 2 चैप्टर नहीं है, ज्यामिति जो पढ़ते हो ना, ज्योमेट्री, उसमें भी इसका यूज होता है। तो इतना समझो कि समुच्चय का प्रयोग गणित की सभी शाखाओं में उपयोग होता है भाई, इसलिए अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, समुच्चय का प्रयोग संबंध और फलन को परिभाषित करने के लिए होता है। मतलब संबंध और फलन को पढ़ने के लिए इसको जानना बहुत ही जरूरी है। समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज केंटर द्वारा किया गया था। कोई पूछे कि समुच्चय है, समुच्चय सिद्धांत का विकास किसने किया था, तो जॉर्ज केंटर ने किया था। जॉर्ज केंटर कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन। ठीक है, ज्यामितीय अनुक्रम, प्रायिकता आदि को अध्ययन में समुच्चय के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है भाई। यानी ज्यामिति, ज्योमेट्री, अनुक्रम यानी सीक्वेंस, ठीक है, और प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, इन सब चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा यूज होता है। ऐसे यहाँ पर हेडिंग में मैं दे दिया हूँ कि समुच्चय का प्रयोग गणित की सभी शाखाओं में होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अब एक नोट है, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, थोड़ा नॉलेज के पर्पज से मैं बताया हूँ कि समुच्चय को जॉर्ज कैंटर एंड रिचर्ड डेडेकाइंड 1870 में खोज किए थे। समुच्चय का खोज कब हुआ था? 1870। ओके, कौन कौन किया था भाई? तो फर्स्ट में नाम आता है हमारा जॉर्ज केंटर का, और सेकंड में आता है रिचर्ड डेडेकाइंड। ओके, ये सब बेसिक है, थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है ना, नॉलेज के पर्पज से मैंने बताने की कोशिश किया है कि भाई जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसको जानो। ठीक है, समुच्चय हमारा हर गणित के सभी शाखाओं में जब यूज होता है तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना फर्ज बनता है हमारा। ठीक है, चलिए इन सबको लिख लीजिएगा। आगे बढ़िए, अब देखिए हम लोग समुच्चय पढ़ रहे हैं, तो समुच्चय में छोटी छोटी मैथ यानी छोटी छोटी गणित जो होती है ना, जिसको हम लोग 9th 10th में पढ़े थे, क्या पढ़े थे? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति में क्या क्या, प्रकृत संख्या किसको कहते हैं, वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं। कहोगे सर काल्पनिक संख्या तो मैंने अभी पढ़ा ही नहीं, आइए पढ़ाते हैं। आइए, सबसे पहले प्रकृत संख्या आप लोग जानते हो, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्रकृत संख्या कहाँ शुरू होता है भाई? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, यानी गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग प्रकृत संख्या बोल सकते हैं। और परिभाषा याद करने से कुछ होने वाला नहीं है, डायरेक्ट सीखो, ठीक है। ये सब बचपन की बातें हैं परिभाषा। तो प्रकृत संख्या किसको बोलेंगे? 1 से इन्फिनाइट तक की संख्याओं को क्या बोलेंगे? प्रकृत संख्या, यानी गिनती की सभी संख्याओं को प्रकृत संख्या बोलेंगे। याद हो गया। वास्तविक संख्या भाई, वास्तविक संख्या में क्या होता है? वास्तविक संख्या में यानी रियल नंबर, रियल नंबर में हमारा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से जो संख्या बनती है उसी को हम लोग वास्तविक संख्या बोलेंगे। तो ये इन्फिनाइट से लेकर के इन्फिनाइट तक होती है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। कोई दिक्कत? अब चलिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमारा 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाएगा। सब याद है आप लोगों को? ये मैं जानते हो क्यों पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा जो पीछे का याद है, जो आप लोग 2 मंथ 1 मंथ पढ़ाई नहीं किए हो, शायद भूल गए होंगे, इसलिए एक बार सोचा कि आप लोग को थोड़ा रिकैप करा देते हैं बचपन की यादें, ठीक है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जानते हो ना, जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या, ठीक है। जटिल या मिश्र संख्या, जिसको इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अभी तक आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ जानकारी नहीं था। कहीं कहीं कोई टीचर 10th में पढ़ाते हैं और जब ऐसा चीज़ आता है ना, देखो √-4, तो बोलते हैं कि अभी नहीं, 11th क्लास में जाओगे तो पढ़ाया जाएगा। तो अब 11th क्लास आ गया है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर इसको बोलते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 4 में अभी पढ़ना भी है पूरा डिटेल में। यदि आप कहोगे कॉम्प्लेक्स नंबर का तो मैं 2 मंथ भी आपको पढ़ा सकता हूँ, मेरे पास इतना कंटेंट है सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर पर, ठीक है। तो वो बातें छोड़िए, अभी आप लोग को बस ये सीखना है कि जटिल या मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहेंगे भाई? तो √-4 √-2 10th क्लास में आप सीखे थे ना कि इसको डिफाइन नहीं कर सकते, टीचर नहीं बता रहे थे ना आपको, लेकिन यहाँ पर हम लोग सबको डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब चलिए पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक आप लोग जानते हो, पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और साथ में 0 आता है, उसी को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। यानी -2, -1, 0, 1 2 डॉट डॉट इधर चला जाएगा, डॉट डॉट इधर चला जाएगा। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और साथ में 0 तो उसको हम लोग पूर्णांक बोलेंगे। अब आ गया अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। तो ये हो जाएगा √2, √3, √5, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये सब आप लोग को लिखना नहीं है, बस एक बार रिकैप करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को याद रहे। चलिए अब ये आपका सबसे, देखिए मेरा बताने का मोटो ये था, प्रकृत संख्या और पूर्ण संख्या और कॉम्प्लेक्स नंबर, मिश्र संख्या, कि ये जो मैं बताया हूँ ना, कुछ विशेष समुच्चयों के लिए मानक संकेत, स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर स्पेशल सेट, ये जो हमारा सेट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकृत संख्या जानते हो किसको कहते हैं? बचपन में पढ़ कर आए हो तो कहोगे सर भूल कैसे सकते। तो उन्हीं सब चीज़ों को यूज कर करके हम समुच्चय का बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, समझ गए? इसलिए मैं थोड़ा सा रिकैप करा दिया आप लोग को। तो ये याद रखिएगा। याद क्या रखना है मेरे भाई? ये देखो, ये याद रखना है, इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकृत संख्या। थोड़ा इंग्लिश में मैं लिख दिया हूं ताकि आप लोग अभी से ही इंग्लिश नाम जानना शुरू कर दो, ठीक है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या? नेचुरल नंबर क्या होता है भाई? प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या को सूचित करने के लिए हम कैपिटल N से सूचित करेंगे। सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर यानी पूर्णांक, पूर्णांक को Z या I से करते हैं। सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को Q से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे? Q से। FI हो गया है गलती से, ठीक है, यहाँ पर Q होगा, मैं यहाँ पर सुधार कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? Q होगा, ओके। कैपिटल Q से रेशनल नंबर को हम लोग डिनोट यानी सूचित करते हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर मतलब क्या? पूर्णांक। पूर्णांक को किससे करते हैं? Z से। तो पॉजिटिव मतलब धनात्मक, तो धनात्मक रहेगा तो Z प्लस से। और यदि यही ऋणात्मक हो जाता सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर तो उसको हम लोग Z माइनस से करते, ठीक है। सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर को Q प्लस से करेंगे। और सेट ऑफ
पॉजिटिव रियल नंबर को r प्लस से करेंगे। तो ये तो आप लोग लिख लोगे, मैं जानता हूँ, लेकिन एक बार थोड़ा और अपने खुद से पढ़ाता हूँ हिंदी में भी आप लोग को। याद रखिएगा प्रकृत संख्या को बच्चों, याद रखिएगा, अभी याद कर लो, लिखना नहीं है, ठीक है, बस एक बार देख लो, याद हो जाएगा। प्रकृत संख्या को सूचित करने के लिए हम लोग कैपिटल N से दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा पूर्णांक है, पूर्णांक को दर्शाने के लिए बच्चों, पूर्णांक को दर्शाने के लिए Z से दर्शाते हैं या I से दर्शाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को बच्चों, परिमेय संख्या को दर्शाने के लिए क्या करेंगे, परिमेय संख्या को कैसे दर्शाएंगे, बड़ा Q से दर्शा देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को दर्शाने के लिए, वास्तविक संख्या को दर्शाने के लिए कैपिटल R से दर्शाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या रह गया, अब ये देखिए पॉजिटिव इंटीजर, मतलब देखो यदि पूर्णांक को Z से दर्शाते हैं तो धनात्मक पूर्णांक को Z प्लस से कर देंगे, ऋणात्मक को Z माइनस से कर देंगे, ठीक है। ये सब तो आप लोग याद कर ही लोगे, अभी बहुत सारा क्वेश्चन होगा ना, वहाँ पर इतना बार मिल जाएगा कि अपने आप ये सब याद हो जाता है। जब हम भी पढ़ते थे ना 11th क्लास में, तो जब हम नए नए 11th क्लास का क्लास फर्स्ट डे करने गए तो सेट स्टार्ट हुआ था, तो मेरे को समझ ही में नहीं आया था फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास भी नहीं आया, थर्ड भी नहीं आया, फोर्थ भी नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे उसको मैंने रिवीजन किया, 2-4 बार बनाया, बिल्कुल समझ में आने लग गया। और ऐसा आप लोग के भी साथ हो सकता है, तो पेशेंस बनाए रखना है, रिवीजन नहीं रुकना चाहिए, और डेली मैं आप लोग क्लास जो कराऊंगा डेली क्लास करते रहना है, ठीक है। चलिए यूट्यूब पर पूरा फ्री ऑफ कोर्स 11th क्लास पढ़ाने वाले हैं भाई, ठीक है, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, समुच्चय का निरूपण। आज का जो क्लास हो रहा है ये हमारा प्रश्नावली 1.1 का सारे कॉन्सेप्ट को भी हम लोग पढ़ रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आप जा करके प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन भी कर सकते हो, यदि बनेगा तो सही है, नहीं तो अगले दिन इसको तो हम बनवाने वाले हैं, ठीक है। चलिए भाई, समुच्चय का निरूपण। अब समुच्चय को हम लोग निरूपण कैसे करेंगे, अब निरूपण का मतलब क्या है भाई, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको दिखाएंगे कैसे इसको, ठीक है। समुच्चय का निरूपण, समुच्चय निर्माण रूप या प्रतीकात्मक, अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, प्रतीकात्मक यहाँ पर आधा तो होगा, ठीक है, प्रतीकात्मक या गुण प्रकटीकरण। देखो जब हम पढ़ रहे थे ना तो सिर्फ ये समुच्चय निर्माण पढ़े थे, ठीक है, लेकिन मैं बहुत सारा और किताब में देखा तो कहीं कहीं पर ये प्रतीकात्मक और एक गुण प्रकटीकरण ऐसा भी लिखा, मतलब लिखा हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को तीनों चीजें बता दिया जाए, लेकिन आप भी किसी एक पर फोकस करिएगा, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप। ये जो नाम है आप लोग जानो, ताकि कहीं पर आ जाए तो ऐसा ना लगे कि हम लोग इसके बारे में जानते ही नहीं हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको रखा है, ठीक है। ऐसे हम बार बार क्या बोलेंगे, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। तो समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म या सिंबलिक फॉर्म, सिंबलिक फॉर्म। तो ये जो नाम है ना सिंबलिक, ये सिंबलिक फॉर्म बहुत कम यूज होता है, सबसे ज़्यादा सेट बिल्डर फॉर्म ही यूज होता है, सबसे ज़्यादा सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा हम भी जो यूज करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे, और उसका हिंदी समुच्चय निर्माण रूप। इनको हम बहुत कम और इन दोनों को भी बहुत कम, ठीक है। कोई एक नाम जानेंगे, लेकिन जानेंगे तीनों, यूज करेंगे किसी एक को बार बार, ठीक है। समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है भाई, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, तो सेट बिल्डर फॉर्म देखिए इसको लिखने का एक तरीका है, मानकर चलो यहाँ पर आपको लिखा है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको लिखने के लिए सेट बिल्डर फॉर्म में कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी अक्षर ले लो, ABCDEFGHI, कैपिटल वाला नहीं, छोटा वाला नहीं, ठीक है। ए बराबर यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट रहेगा, कहोगे सर आपका ये मिडिल है ही नहीं, ये तो हो गया आपका मझोला कोष्ठ, तो मिडिल वाला रहेगा भाई ऐसे, ये भी गलत है, ऐसे रहेगा, ठीक है, मिडिल वाला रहेगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे, एक्स सच डैट, एक्स सच डैट एक्स, और उसके बाद जो हमारा संख्या रहेगा, जो चीज रहेगा उसको लिख देंगे। एक्स सच डैट एक्स एक पूर्ण संख्या हो सकता है,
एक प्रकृत संख्या हो सकता है, एक धनात्मक संख्या हो सकता है, एक 2 से विभाजित होने वाली संख्या हो सकता है। मतलब यहाँ पर तरह तरह के हमारे संख्या मिलने वाला है, ठीक है। या इसका दूसरा एक और तरीका है लिखने के लिए कि a बराबर मिडिल ब्रैकेट रहेगा x, या ये देखो या x और उसके बाद डॉट 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 डॉट, यहाँ पर जो संख्या रहेगा, जो क्वेश्चन रहेगा उसको दे देंगे। तो ये देखिए हमारा यही फॉर्म होता है लिखने का समुच्चय निर्माण रूप। यहाँ एक एग्जांपल दिया हूँ कि x हंड्रेड x इज भावेल ऑफ अल्फाबेट। तो भावेल ऑफ अल्फाबेट की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको समुच्चय निर्माण रूप में देना है तो आपको सबसे पहले x हंड्रेड x लिखना होगा। कुछ भी लिखना होगा समुच्चय निर्माण रूप में। ध्यान रहे कि अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी एक अक्षर ले लो, a ले लो, b ले लो, c ले लो, इक्वल कर दो यानी बराबर कर दो, और हमारा यहाँ पर ब्रैकेट लगेगा, उसके बाद x सच डैट x। अब कहोगे सर यहाँ पर हमेशा x x ही होगा, नहीं भाई, यहाँ पर आपको x के जगह y सच डैट y भी हो सकता है, z सच डैट z भी हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा हम यूज करेंगे ये वाला, ये देखो फॉर्म a इक्वल टू x, ये नहीं ये वाला a इक्वल टू x सच डैट x इज, ये वाला करेंगे, ये वाला, ठीक है। इसको हम ज़्यादा यूज करेंगे। ओके, समझ में आ गई बातें, कोई दिक्कत? समुच्चय निर्माण रूप में कभी भी किसी क्वेश्चन को लिखना होगा, याद रखिएगा सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी अक्षर ले लेंगे, वो भी कैपिटल वाला, ठीक है, समझ गए। छोटा ABCD का नहीं लेना है, बड़ा ABCD का लेना है, सीधा बात। ओके, तो आप कुछ भी लो, मैंने A ले लिया, और समुच्चय निर्माण रूप में किसी को दर्शाना है तो यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट लगेगा, और यहाँ पर जो दिया रहेगा x में है तो x सच डैट x, और उसके बाद जो दिया रहेगा उसको हम लोग लिख देंगे। यही हमारा समुच्चय निर्माण रूप सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है। अभी आइए मेन, अभी इसका लॉजिक यहाँ बाकी है। कहाँ पे भाई? यहाँ देखिए, सारणी या तालिका रूप, सारणी या तालिका रूप, इसको इंग्लिश में रोस्टर फॉर्म या ट्यूबुलर फॉर्म बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हम यूज करेंगे, दो नाम है लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम यूज करेंगे पता है क्या करेंगे? रोस्टर फॉर्म यूज करेंगे। देखिए, एक यूज करेंगे सेट, इंग्लिश नाम ही याद रखना, एक सेट बिल्डर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म, और एक रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ये दो चीज़ हम लोग ज़्यादा यूज करेंगे, ठीक है। देखिए, रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका होता है, कोई भी समुच्चय दिया हो, अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी अक्षर ले लेंगे, बड़ा ABCD का ABCD, ठीक है, और उसके बाद जो एलिमेंट्स दिया रहेगा उसको लिख देंगे। लिखते समय ध्यान रहे कि बीच में आपको कोमा लगा करके लिखना है, समझ गए। अब मैं जो पढ़ा रहा था आप लोग को सब ऊपर ऊपर जा रहा होगा, मेरे को पता है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, तो अब उसको 1 मिनट में कैसे सब याद हो जाएगा, ध्यान से देखिए। इसका मतलब है जो मैंने अभी पढ़ाया आप लोग को, एक पढ़ाया सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और एक हमने पढ़ाया रोस्टर फॉर्म, यही ना, रोस्टर फॉर्म। अब इसका मतलब क्या है मेरे भाई, ध्यान देना। अब ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म से, सेट बिल्डर फॉर्म से हम लोग रोस्टर फॉर्म में करते हैं, और एक बार रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कहते हैं। मतलब कि कोई क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होगा तो उसको हमें रोस्टर फॉर्म में करना पड़ता है, और कोई रोस्टर फॉर्म में दिया है तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में करना पड़ता है। और इसका कहानी शुरू होगा प्रश्नावली 1.1 में। इतना क्वेश्चन दिया गया है कि यदि आप उसको बना लोगे तो ये कभी भी अपने लाइफ में भूल ही नहीं पाइएगा। सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में करिए, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में करिए, इसी को बस बदलते रहना है और आप लोगों को कंप्लीट भी हो जाएगा। यार बहुत आसान है, समझ गए मेन इसका मकसद क्या है, समझ गए तो सब चीज़ समझ जाएंगे, ठीक है। सेट बिल्डर से रोस्टर करना होता है, रोस्टर से सेट बिल्डर करना होता है। चलिए भाई, अभी यहाँ पर मैं तो क्वेश्चन नहीं करा सकता, कल की क्लास जरूर करिएगा, वहाँ पर बहुत सारा चीज़ आप लोग सीखने वाले हो। एक हमारा ये भी देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन है सिर्फ, ठीक है, इससे बहुत हम लोग सीखते हैं, बहुत चीज़, बहुत सारा प्रश्न बनता है, 12 क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। थोड़ा इंग्लिश में है तो घबराना नहीं है, आपको हिंदी में समझा देता हूँ, बहुत अच्छे तरीका से समझ में आएगा। यदि हिंदी में समझाता तो आप लोग को समझे में नहीं आता, इसलिए मैं इंग्लिश में लिखवाया हूँ, ठीक है। नोट है, ध्यान दीजिएगा। ये लिखा है कि फ्रॉम एक्स बिलोंग्स टू ए, थोड़ा सा बिलोंग्स टू
अच्छा नहीं है क्या? इक्वल हो गया है, कोई बात नहीं। यहां ध्यान दीजिए, मैंने लिखा कि फ्रॉम एक्स बिलोंग, ऐसे होता है देखो, ई लिख करके ऐसे और ऐसे काट देंगे। देखो ये बिलोंग, ई लिखेंगे ऐसे, सी लिखते हो ना, सी ऐसे कर दो, ठीक है। ये बिलोंग्स टू हो गया, क्या होता है? बिलोंग्स टू, ठीक है। तो एक्स बिलोंग्स टू ए, इसका अर्थ क्या है? इसको पढ़ेंगे क्या? रीड मतलब पढ़ना जानते हो ना भाई, पढ़ेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए। जब ऐसा लिखा रहेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे भाई? क्या पढ़ेंगे? एक्स बिलोंग्स टू ए पढ़ेंगे। एक्स बिलोंग्स टू ए का मतलब है, यहां पर मीन्स मतलब अर्थ होता है, जानते हो ना। मीन्स एक्स इज एन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, मतलब जो एक्स है एलिमेंट्स है किसका? सेट ए का। एलिमेंट्स मतलब अवयव होता है। तो जानते हो, थोड़ा सा 11-12 में हिंदी जानना बहुत जरूरी नहीं है। मतलब ऐसा है कि हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो ठीक है, लेकिन बहुत सारे बातें इंग्लिश में सीखोगे तो जल्दी सीख जाते हो, हिंदी में देर लग जाती है, ठीक है। हो सकता है पहला क्लास है तो आप लोग को कन्फ्यूजन में लग रहा होगा, सर आप इंग्लिश मीडियम को पढ़ा रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आप टाइम दो, सब समझा देंगे, ठीक है। अब देखिए तो इसमें क्या आपको समझ में नहीं आया होगा, यहाँ लिखा हूं कि फ्रॉम एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए, इसका अर्थ में और पढ़ने का तरीका दोनों बताया हूं। पढ़ेंगे कैसे इसको भाई? पढ़ेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए, समझ गए? एक्स बिलोंग्स टू ए पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स इज एन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, जो एक्स है सेट ए का एलिमेंट्स है। अब यहां लिखा हूं कि फ्रॉम एक्स नॉट बिलोंग्स टू, देखो बिलोंग्स टू थोड़ा ऐसे होगा, ऐसे लिख करके ऐसे कट कर देंगे। एक बार फिर से लिख देता हूं, देखो ऐसे लिखेंगे सी, सॉरी ई लिखेंगे, ऐसे कट कर देंगे। तो ये हो गया एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। जब ऐसे रहेगा तो बिलोंग्स टू होता है, और जब बिलोंग्स टू लिख करके ऐसे ऊपर से इसका पेट फाड़ दोगे तो नॉट बिलोंग्स टू हो जाता है। तो फ्रॉम एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए पढ़ेंगे एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या हुआ कि मीन्स एक्स इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, मतलब कि जब ऐसा दिया रहे एक्स बिलोंग्स टू ए तो एक्स जो है ए में है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए, और जब इसी का इसका पेट फाड़ दिया जाता है तो एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाता है, मतलब एक्स ए का अवयव यानी एलिमेंट्स नहीं है, इसका ये अर्थ होता है, ठीक है बच्चों। तो इन सब को आपको थोड़ा बहुत याद रखना है, जब क्वेश्चन कराएंगे तो वहां पर आप लोग को समझ में आ जाएगा, क्योंकि बिना क्वेश्चन का आप लोग को तो होगा नहीं। तो आज तो सिर्फ समुच्चय हम बताने आए थे, लेकिन इन सब को भी आप लोग को बता दिए, ताकि कल जब हम प्रश्नावली 1.1 को कराएं, एनसीईआरटी 1.1 बना लोगे तो इन सबको फिर तो हवा में क्वेश्चन कर दोगे, मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि मतलब सर हमसे नहीं बन रहा है क्वेश्चन, सब बना दोगे। तो अगला क्लास प्रश्नावली 1.1 देखना नहीं भूलना है आप लोग को, कैसे भी करके उसको जरूर देखिएगा। हाँ, आप चाहते हो